हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू उम्मीद है मंजिल। आइए आज हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज डेट है 13 जुलाई 2020। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है सिंस फरवरी। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलर ऑफिशियल साइट पर, जिसे है जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद रेगुलेट करता है। तो आज की अगर हम बात करें, आज डेट है 13 जुलाई 2020। और अगर हम सुबह 8 बजे तक की बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो एक्टिव केसेस हैं 3,01,609। और राइट, तो हम क्योर और डिस्चार्ज केसेस की बात करें तो वो है 5,53,470। डेथ्स की बात करें तो 23,174 केसेस डेथ्स के हैं। तो ये एक राजस्थान गवर्नमेंट ने कंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये क्या है, तो आपके पास जो दूध की सामग्रियां हैं और जो दूध है और उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो किस शुद्धता से आपके पास पहुंचते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि FSSAI के अंतर्गत आता है। तो FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इसका एक ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2006 में। ओके। सो इसमें क्या होगा, मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ। प्रोसीजर में ये है, सबसे पहले जो फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स के, वो बहुत सारे दुकानों में जाएंगे, फैक्ट्रीज में जाएंगे जहाँ पे मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? चीज़ आती है, मक्खन आता है, और जो भी एक्स्ट्रा जो कि बटर वगैरह है वो सब आता है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो जाएंगे दुकानों में, सैंपल्स लेंगे। सैंपल्स लेने के बाद वो अपनी लेबोरेटरीज में चेक करवाएंगे। जब उसका एनालिसिस होगा, रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट जो है वो FSSAI ऐप पर पब्लिश की जाएगी। FSSAI का लोगो आप देख रहे हैं, ये लोगो आपने देखा होगा, कोई भी फूड प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके उसके पीछे बना होता है। तो एक वेरिफिकेशन करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा, और जो रिपोर्ट है वो आपको ऐप में पब्लिश की जाएगी। दूसरा करंट अफेयर की बात करते हैं। तो इसमें बताया है कि इंडिया रैंक्ड 8 इन EIU। EIU क्या है? इसको कहा जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक रिपोर्ट है, कैंसर प्रिपेयरनेस इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। तो इसमें क्या है, जो भी आपकी कंट्री में कैंसर से रिलेटेड जो भी आपकी रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पहले से प्रिपेयर्ड करके रखा हुआ है, उसके लिए ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो ये फैसिलिटीज के द्वारा और बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सो इसमें इंडिया 8 नंबर पे स्टैंड करता है। अगर हम बाकी टॉप 2 कंट्रीज के बारे में बात करें तो उसमें है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पहले नंबर पे आती है, दूसरी पे साउथ कोरिया आती है। और राइट, तो इसमें क्या होगा, जो कि कैंसर पीड़ित रोग हैं या फिर होने वाले हैं, उनसे पहले क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी हैं, उनके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, क्या क्या कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी क्या क्या रूल्स एंड नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके हिसाब से ही रिपोर्ट तैयार की गई है। और तो सबसे इसमें आता है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक आता है, तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। कई लोगों को पता नहीं होगा एशिया पैसिफिक किसे कहते हैं। तो एशिया पैसिफिक ये रीजन होता है। सबसे पहले तो हम देखें तो ये पैसिफिक रीजन है, और ऑफ कोर्स इंडिया भी उसमें आता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़े। तीसरा करंट अफेयर ये है अपना कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्राजील की सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो उसका नाम है, जिसका नाम है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। तो बेसिकली ये क्या है, इंडिया इसको लॉन्च करेगा। इसकी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये कभी भी लॉन्च कर सकता है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से हम देखें तो ये अक्टूबर से पहले नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें खास बात ये है कि ये दूसरी कंट्री की सैटेलाइट अपने इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जो कि बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए और उसकी जो डेवलपमेंट और रिसर्च टीम है उसके लिए। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू शोकेस अवर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन टू एंटायर वर्ल्ड। ऑलराइट, तो बेसिकली ये इस सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, जो कि PSLV व्हीकल पे लॉन्च करा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, PSLV जो व्हीकल है, इसके अलावा एक और व्हीकल होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम GSLV है। क्योंकि PSLV इसमें आ चुका है तो मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, जो कि थर्ड जनरेशन व्हीकल है, जो कि राइट व्हीकल है और रिमोट सेंसिंग के काम आता है। ओके, तो फोर्थ न्यूज पे आते हैं।
तो फोर्थ न्यूज़ ये है कि आपने सुना होगा एक समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 55 डेज़ पहले। इसमें क्या होता कि जो बिकॉज़ ऑफ द कोरोना वायरस जो कि दूसरी कंट्रीज़ में लोग फँसे हुए हैं इंडियन सिटीज़न के, वो इंडियन नेवी ने उनके लिए ऑपरेशन चलाया था जिनमें उनकी 3 शिप्स जो कि इंडियन नेवल शिप्स जलश्वा, ऐरावत और मगर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर उनको अपने वतन, अपने इंडिया में वापस आना था। तो इस 3,992 सिटीजनशिप्स को वापस आया गया है, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन है इंडियन नेवी का। और और ये बहुत गर्व की बात है कि अपनी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयर फोर्स है, बहुत अच्छा काम करती है अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, तो हम देखेंगे पिछले 2 दिन से राजस्थान गवर्नमेंट ऊपर नीचे हो रही है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो जिनका नाम पायलट है, वो अशोक गहलोत जी और पायलट में अनसुनी हो रही है। वजह यह है कि जो अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें ब्राइब दी गई थी, यानी रिश्वत दी गई थी किसी राज्यसभा मेंबर्स को जो कि बीजेपी तरफ से थे। तो उस वजह से बहुत नाम आ रहा है पायलट पे और यानी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पे। तो उसमें जो 30 एमएलएज़ हैं जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, वो उनकी मीटिंग हुई थी कल और इस वजह से गहलोत गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर गहलोत जी, अशोक गहलोत जी बहुत ही परेशानी में हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश जैसा सिनेरियो वहाँ भी हो जाए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी जो कि कांग्रेस की थी और फिर बीजेपी की आ चुकी थी क्योंकि एमएलए ट्रांसफर हो चुके थे कांग्रेस से बीजेपी में। तो हो सकता है कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ देखने को मिले। तो आप बने रहिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ऑलराइट, तो उसके बाद हम आते हैं दूसरे करंट अफेयर पे, तो वो है मार्केट्स एस्टेब्लिशमेंट्स इन उत्तर प्रदेश टू रिमेन शट्स ऑन वीकेंड्स। रिस्ट्रिक्शन विल बी इम्पोज्ड फ्रॉम कमिंग सैटरडे, सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने क्या किया है, जो मार्केट्स और जो भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और मॉल्स वगैरह रहेंगे, वो बंद कर दिए जाएँगे सैटरडे और संडे को। तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश ने ये कोरोना वायरस के तहत ये रेगुलेशन बनाया है क्योंकि अभी भी वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं कई सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मध्य प्रदेश का लेते हैं, तो कल मध्य प्रदेश में प्रॉपर लॉकडाउन था पूरे स्टेट में संडे के दिन यानी 12 ऑफ जुलाई 2020 को। तो इसी तरह के तरीके से बहुत सारे स्टेट्स अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं कोरोना वायरस के तहत। इवन आफ्टर बहुत लॉकडाउन हो चुका है तब भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। तो ऑफ कोर्स मैं वही कहना चाहूँगा कि आप सेफ रहें, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी इसी के साथ। उसके बाद आते हैं वर्चुअल मीटिंग्स इन कोर्ट्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो कि अपन देख रहे हैं अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिकॉज़ ऑफ द कोरोना वायरस बहुत अच्छे से सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग्स रखी जा रही हैं। वर्चुअल मीटिंग वो होती हैं, सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ। वर्चुअल मीटिंग वो होती हैं जो कि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहकर आप या तो किसी मीडियम यानी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो वर्चुअल मीटिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप इसका गूगल डुओ है, आप हो सकता है वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ज़ूम ऐप था जो कि अभी गूगल मीट ऐप है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप में वर्चुअल मीटिंग्स हो पा रही हैं। जो अपने जस्टिस हैं,
कोर्ट्स के एडवोकेट्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तारीफ़ें करी हैं वर्चुअल मीटिंग्स की कि इवन थ्रू इन कोरोना पैंडेमिक ऑल्सो वर्चुअल मीटिंग बहुत अच्छे से यूज़फुल है, क्योंकि बहुत अपन हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस जो हैं पेंडिंग है इंडिया में। तो ऑफ कोर्स हो सकता है डिजिटल इंडिया के तहत वर्चुअल मीटिंग भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रहे अपने मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, दूसरी न्यूज़ आती है असम फ्लड्स की। तो ऑफ कोर्स असम में बहुत ही बाढ़ आ रही है, पानी गिर रहा है और अफरा-तफरी मची हुई है असम में। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे सब लोग अच्छे हों। ऑफ कोर्स नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स वहाँ पे पहुँच गई है और इसके अलावा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम भी वहाँ पे हैं। अवर सोल्जर्स एंड अवर गार्डियंस जो कि अपने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स के तहत आते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि असम में जो फ्लड्स हैं वो बहुत ही अच्छे बहुत कम मात्रा में नुकसान पहुँचाएँ और कम से कम लोग इससे इन्फेक्टेड हों। तो इसके बाद मैं आता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि नेटग्रिड टू गेट इन्फो ऑफ सस्पेक्ट्स फ्रॉम एफआईआर। कि नेटग्रिड का मतलब है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। उसके बाद एफआईआर जो कि आपको जानते होंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस स्टेशन में फाइल की जाती है किसी किसी के अगेंस्ट। ऑलराइट, तो इसमें क्या हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि एक एग्रीमेंट होता है, वो साइन किया गया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो वो ये है कि वो क्या होता है, हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है कि कौन से स्टेट में कितने क्राइम्स हुए हैं, और उसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि वुमेन्स के अंदर कितने क्राइम्स हुए हैं, रेप्स कितने हुए हैं। इसके अलावा क्या क्या सिक्योरिटी दी जाती है लोगों को इसके तहत, अगर क्राइम्स होते हैं तो कितने क्राइम सॉल्व हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, इन सब का रिकॉर्ड्स दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में नेटग्रिड और एनसीआरबी के तहत एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस, यानी कि जो कि अपना कॉमन डेटाबेस है क्रिमिनल्स का, और जो भी डेटाबेस रहता है जितने मर्डर्स हुए हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, तो वो इसके तहत, तो इससे क्या होगा, नेटग्रिड इजीली इंफॉर्मेशन ले पाएगी फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स फ्रॉम पुलिस स्टेशंस, और इजीली अपने जो क्रिमिनल्स केसेस हैं, भले चाहे वो छोटे हों बड़े हों, इजीली सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएगी। ऑफ कोर्स हमने देखा है बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया में, और नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो उसके तहत रिपोर्ट तैयार करता है। तो रिपोर्ट तो वो तैयार कर देता है, लेकिन उसको परफॉर्म, ताकि वो ना हो, ताकि ये केसेस ना हो, उसके तहत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एंड अथॉरिटीज़ हैं। तो उसमें नाइट ग्रिड भी एक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन को फैच करने में और उसको डिफेंड करने। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर जो कि नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने दो इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं, जो कि है BLUIS और ई प्रवेश ऐप। BLUIS जो है उसको फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, और एक है ई प्रवेश ऐप। तो ये इन्होंने 8 टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन के अंतर्गत 5T इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, पैरेलली रेफरेंस से। तो मैं आपको बता देता हूँ ये दो चीज़ें हैं क्या। BLUIS जो कि है, वो है एक इनिशिएटिव जो कि मॉनिटर करता है गवर्नमेंट का जो लैंड है, गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसको, यानी कि कौन सी ज़मीन उनके अंदर आती है, कौन सी नहीं आती, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए ये इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ई प्रवेश ऐप है। ई प्रवेश ऐप मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, जो कि अपने कंप्यूटर में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ई प्रवेश ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, जो कि अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ई प्रवेश ऐप कैसे डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन होता है, कि आप उसमें देखते हैं तो वो अनलॉक हो जाता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये क्या होगा, जो भी लोग राजभवन या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आएँगे, यानी बिल्डिंग्स में आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल राजभवन है या फिर
गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर आते हैं, तो उनका फेशियल रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनकी अटेंडेंस के तौर पे अटेंडेंस भी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर मॉनिटर एंड सुपरवाइज किया जाएगा कि कौन अंदर आया है कौन नहीं आया है। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बहुत नाम सुना है, और ऑफ कोर्स वी आर सीइंग दैट these kind type of concepts are really helpful in building our मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। आखिरी न्यूज़ ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जो कि एक एग्रीमेंट है जो कि किया गया है फ्लिपकार्ट और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में। तो बेसिकली जैसे आप जानते होंगे, फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स साइट है जहाँ खरीदते हैं। तो आप जानते होंगे फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे आप सामान खरीदते होंगे। तो उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है कर्नाटक गवर्नमेंट में, जो ये कहता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू प्रमोट स्ट्रीट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम बताना चाहता हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने लॉन्च किया था। उसका नाम है समर्थ प्रोग्राम। ओके, तो उसमें क्या है, जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो इसी के अंतर्गत साइन किया है, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत साइन किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो कलाएं हैं, वहाँ के जो क्राफ्ट्स हैं, मतलब जो क्रिएटिव पर्सन्स, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने कलाएं प्रस्तुत करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। वो किसी कपड़े में डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर वहाँ की बहुत सारी आधुनिक चीज़ें हैं जो कि प्रमोट की जाती हैं। आज के करंट अफेयर्स यहीं खत्म होते हैं, तो बने रहिए यहाँ पे, उम्मीद है मंजिल पर। तो इसी के साथ करंट अफेयर खत्म होते हैं आज के। थैंक यू।